नमस्कार दोस्तों, आर के साइंस क्लासेज केलवाड़ा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा 12वीं एग्रीकल्चर के चैप्टर 1 जो आपका है सस्य विज्ञान, मृदा एवं बीज, इसके इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं, ये जो आपका चैप्टर है वो टोटल कुल 3 नंबरों का है। कुल 3 नंबर का है, जिसमें से एक प्रश्न जो आपका आना है, एक प्रश्न आधे मार्क्स का, वो तो आना है वस्तुनिष्ठ। और एक प्रश्न जो आपके आना है आधे मार्क्स का, सॉरी 1 मार्क्स का, वो आना है अति लघुत्तरात्मक। और एक प्रश्न जो आपके आना है 1.5 मार्क्स का, वो आना है लघुत्तरात्मक। ऐसे करके दोस्तों यहाँ से कुल प्रश्न आने हैं 3 और मार्क्स भी कितने हो गए, कुल मार्क्स वो भी कितने हो गए 3। ऐसे करके ये 3 प्रश्न हैं जो कि 3 नंबर के आने हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न जो है आपका, मल्चिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों आपको पता है मल्चिंग का शाब्दिक अर्थ होता है जैसे फसलों को घास फूस या पॉलीथीन से ढकना, मल्चिंग कहलाता है। तो मल्चिंग का मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन ए मृदा संरक्षण, ऑप्शन बी नमी संरक्षण, ऑप्शन सी खरपतवार नियंत्रण और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। मल्चिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मल्चिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, नमी संरक्षण भी होता है, मृदा संरक्षण भी होता है, नमी संरक्षण भी होता है और खरपतवार नियंत्रण भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। दोस्तों देखो, अगर ऑप्शन में यहाँ उपरोक्त सभी ना हो और ऑप्शन डी जैसे कोई और हो, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ वायु संरक्षण, तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा नमी संरक्षण, क्योंकि मल्चिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, नमी संरक्षण। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा वो है, एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है। एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है। तो एग्रोनॉमी लैटिन का, ग्रीक का, उर्दू का, अरबी का। तो दोस्तों एग्रीकल्चर में जिसके पीछे लॉजी, नोमी, लोगस, नोमस, वाई और डबल वाई लग जाए, वो हमेशा ग्रीक भाषा के शब्द होंगे। और एग्रीकल्चर में जिस शब्द के पीछे कल्चरा लग जाए, वो हमेशा लैटिन भाषा के शब्द होंगे, लैटिन भाषा। दोस्तों इसका एक अपवाद है, वो है पोमोलॉजी में पीछे लॉजी या वाई आने पर भी ये ग्रीक भाषा का शब्द नहीं है, ये है लैटिन ग्रीक का, लैटिनाइज्ड ग्रीक का। और ऐसे ही कल्चर या कल्चरा का एक अपवाद है, वो है लेक कल्चर। इसमें पीछे कल्चर आने के बावजूद भी ये लैटिन भाषा का शब्द नहीं है, ये किसका है, संस्कृत। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है। तो पीछे एग्रोनॉमी बाई या नोमी आने के कारण यह ग्रीक भाषा का शब्द हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो गया ग्रीक। आगे मैं बात करता हूं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है जो वायु क्षरण को रोकने में सहायक है। तो अंजन,
सेवन, खेजड़ी और न्यूटन्स। तो दोस्तों आपको पता है कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में खेजड़ी जो वृक्ष है वो प्रमुखता से पाया जाता है, जो मुख्यतः मृदा संरक्षण का कार्य करता है। मृदा संरक्षण। और मृदा संरक्षण क्या होता है? मिट्टी का या मृदा के कणों का अपने मूल स्थान से हटकर अन्य स्थान पर पहुंचना मृदा क्षरण होता है। तो मृदा क्षरण रोकने का कार्य कौन करता है? खेजड़ी। मृदा संरक्षण होता है मिट्टी के कणों को या मिट्टी को बहने या कटने से रोकना। क्या कहलाएगा? मृदा संरक्षण। आगे बात करते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा, आधार बीज का स्रोत क्या है या आधार बीज का स्रोत है? तो आधार बीज का स्रोत क्या केंद्रक है, प्रजनक, प्रमाणित, पंजीकृत? तो दोस्तों मैं आपको यहाँ बात कर रहा हूँ बीजों के प्रकार और उनके स्रोत की। देखो दोस्तों बीज 5 प्रकार के होते हैं। मैं यहाँ आपको किस बीज पर किस रंग का टैग होता है इस बारे में भी मैं बात करूँगा। पहला बीज होता है मूल केंद्रक, मूल केंद्रक बीज। दूसरा जो बीज है दोस्तों आपका वो है प्रजनक बीज। तीसरा जो बीज है आपका वो है आधार बीज, आधार बीज। चौथा जो आपका बीज है वो है पंजीकृत बीज, पंजीकृत बीज। और पांचवा जो आपका बीज है वो है प्रमाणित बीज, प्रमाणित बीज। तो दोस्तों यहाँ पूछा है कि आधार बीज का स्रोत क्या है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रजनक बीज। क्योंकि दोस्तों आधार बीज का जो निर्माण है वो NSC द्वारा प्रजनक बीज से होता है। मैं बात यहाँ बीजों के प्रकारों की कर ही लेता हूँ। तो मूल केंद्रक जो बीज है, इस बीज का निर्माण अनुसंधान संस्थानों या जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ पर होता है। और ये बीज है, इस पर किसी भी रंग का जो टैग है, टैग किसी भी रंग का टैग इस पर नहीं होता है। और ये भौतिक और आनुवंशिक रूप से 100% शुद्ध होता है, 100% शुद्ध होता है। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूं जो प्रजनक बीज है, इसका निर्माण होता है मूल केंद्रक बीज से। आधार बीज है, इसका निर्माण होता है प्रजनक बीज से। जो पंजीकृत बीज है, इसका निर्माण होता है आधार बीज से। और जो प्रमाणित बीज है, इसका निर्माण भी होता है आधार बीज से। अब मैं दोस्तों बात करूं कि किस बीज पर किस रंग का है जो टैग होता है। तो इसकी एक ट्रिक है जो आपको याद रखनी है, पासवानी, पासवानी। ये जो आपकी ट्रिक है वो आपको क्या है याद रखनी है। प्रजनक बीज पर हो जाएगा पीले रंग का टैग, पीले। और आधार बीज पर हो जाएगा सफेद। पंजीकृत पर हो जाएगा बैंगनी। और प्रमाणित पर हो जाएगा नीला। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल है, आपको बिल्कुल याद हो गया होगा कि किस बीज पर किस रंग का जो है टैग होता है। दोस्तों पंजीकृत एकमात्र ऐसा बीज है जिसका निर्माण भारत में नहीं होता है, भारत में इस बीज का निर्माण नहीं होता है। दोस्तों प्रमाणित एकमात्र ऐसा बीज है जो किसानों को उपलब्ध होता है या किसानों के लिए बोने के लिए दिया जाता है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन 2 बन गए यहाँ पर। किस बीज का निर्माण भारत में नहीं होता है, तो वो बीज है पंजीकृत बीज। और किसानों को उपलब्ध होने वाला बीज कौन सा है, वो है हमारा प्रमाणित बीज। चलो दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दोस्तों, सुनहरे पीले रंग का टैग बीजों की थैली पर होता है। केंद्रक, प्रजनक, आधार, प्रमाणित। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि बीजों की जो ट्रिक थी पासवानी। मूल केंद्रक पर कोई टैग होता नहीं है। फिर आगे आपका प्रजनक, आधार, पंजीकृत और प्रमाणित।
यहाँ पूछ रखा है दोस्तों क्या कि सुनहरे पीले का, तो पीले का होता है प्रजनक पर, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका प्रजनक। बिल्कुल सिंपल है। चलो आगे चलते हैं दोस्तों छठे प्रश्न की ओर। तो छठा हमारा प्रश्न है, सॉरी सातवां जो है हमारा प्रश्न है, यहाँ पर क्या नंबर में प्रिंट हो रखा है। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, किसानों को उपलब्ध होने वाला बीज कौन सा है। तो किसानों को उपलब्ध होने वाला बीज जो है वो मैंने अभी आपको बताया था, प्रमाणित बीज जो है वो किसानों को उपलब्ध होता है और इस पर नीले रंग का जो है वो टैग होता है, नीला टैग होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। जल द्वारा मृदा क्षरण की हानिकारक अवस्था जिसे कृषि क्रियाओं द्वारा नहीं सुधारा जा सकता। तो दोस्तों देखो, ये चारों की चारों अवस्था जल द्वारा मृदा क्षरण की हैं। पहली बौछारी है, परत है, रिल है और अवनालिका या गली है। तो दोस्तों ये चारों जो अवस्थाएं हैं वो जल द्वारा मृदा क्षरण की हैं और इनमें अवनालिका ऐसी अवस्था है जिसे कृषि क्रियाओं द्वारा नहीं सुधारा जा सकता है, क्योंकि अवनालिका अवस्था में खेत में जो हैं बड़ी बड़ी नालियां बन जाती हैं, बड़ी बड़ी नालियां बन जाती हैं जिन्हें कृषि क्रियाओं द्वारा नहीं सुधारा जा सकता, जिन्हें कृषि क्रियाओं द्वारा नहीं सुधारा जा सकता। जबकि दोस्तों रेल ऐसी अवस्था है जिसमें खेत में छोटी छोटी नालियां बनती हैं, छोटी छोटी, जिन्हें कृषि क्रियाओं द्वारा आसानी से सुधारा जा सकता है। परत भी एक हानिकारक अवस्था है जिसमें सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी का क्या होता है, उपजाऊ मिट्टी का ह्रास होता है, जिसे किसान की मृत्यु कहते हैं और सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी का ह्रास इसी अवस्था में होता है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सबसे कम व सबसे अधिक अंकुरण प्रतिशतता किस फसल की होती है या किसकी होती है। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन दे रखा है कपास और गेहूं की, कपास व संकुल मक्का की, संकुल मक्का व कपास की तथा गेहूं व कपास की। तो यहाँ पूछा है सबसे पहले कम, फिर पूछा है सबसे अधिक। तो दोस्तों मैं बात करूँ अगर अंकुरण प्रतिशतता की, तो सबसे अधिक अंकुरण प्रतिशतता होती है, अधिक तो होती है संकुल मक्का में, संकुल मक्का, और उसमें होती है दोस्तों 95%। और सबसे कम जो होती है वो होती है कपास में, और वो होती है दोस्तों 65%। तो ऐसा है हमारा ऑप्शन कहीं संकुल मक्का और कपास, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। राजस्थान में प्रमाणित बीज का उत्पादन कौन करता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान में प्रमाणित बीज का उत्पादन कौन करता है, राष्ट्रीय बीज निगम, राज्य बीज निगम, दोनों, कोई नहीं। तो दोस्तों भारत में प्रमाणित बीज का जो उत्पादन है वो करता है, प्रमाणित बीज का उत्पादन कौन करता है, तो भारत में तो करता है राष्ट्रीय बीज निगम, राष्ट्रीय बीज निगम। जबकि दोस्तों राजस्थान में कौन करता है, राजस्थान में करेगा हमारा राज्य बीज निगम, राज्य बीज निगम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्य बीज निगम। आगे चलते हैं दोस्तों। वायुरोधी वृक्ष है, वायुरोधी का शाब्दिक अर्थ है वायु को रोकने वाला वृक्ष कौन सा है, वायु को रोकने वाला वृक्ष। तो देखो दोस्तों वायुरोधी वृक्ष है क्या, अनार है, फालसा है, पपीता है, नीम है।
तो देखो दोस्तों, ये तीनों जो वृक्ष हैं वो उद्यान के हैं। तो बचा कौन सा? नीम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीम। अब वायु रोधी, देखो दोस्तों, वायु को दो प्रकार की वायु जो होती हैं वो हानिकारक होती हैं। एक तो होती हैं ठंडी हवाएं, ठंडी हवाएं, और एक होती हैं लू यानी कि गर्म हवाएं, गर्म हवाएं। अगर ऐसे कभी पूछ ले कि वायुरोधी वृक्ष किस दिशा में लगाए जाते हैं, तो वायुरोधी वृक्ष लगाए जाते हैं उत्तर पश्चिम दिशा में। वायुरोधी वृक्ष उत्तर पश्चिम। दोस्तों, अगर पूछ ले कि ठंडी हवाओं से बचाव हेतु वायुरोधी वृक्ष किस दिशा में लगाए जाते हैं, तो ठंडी हवाओं हेतु लगाए जाते हैं उत्तर दिशा में, क्योंकि ठंडी हवाएं हमेशा उत्तर से आती हैं, और गर्म हवाओं यानी कि लू से बचाव हेतु वायुरोधी वृक्ष लगाए जाते हैं हमेशा पश्चिम दिशा में। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, जो आपके एक प्रश्न जो है अति लघुरात्मक का जो है आने वाला है, जो कि 1 नंबर का होगा। अति लघुरात्मक का जो प्रश्न है वो क्वेश्चन 1 जो है आएगा, और वो होगा 1 मार्क्स का। ठीक है दोस्तों, अति लघुरात्मक। चलते हैं दोस्तों। सबसे पहला प्रश्न है, बीज किसे कहते हैं? बीज किसे कहते हैं? तो दोस्तों, परिपक्व अंडाशय को ही बीज कहते हैं, या फिर मैं कह सकता हूं पौधे का वह सूक्ष्म भाग जो अपने ही समान किसी नए पौधे को जन्म देता है, बीज कहलाता है। देखो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे पूरी थ्योरी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको लेके आया हूँ पहले पार्ट के इंपोर्टेंट प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, बीज ऊज से क्या तात्पर्य है? तो बीज ऊज हम किसे कहेंगे? बीज की भौतिक एवं क्रियात्मक शुद्धता, भौतिक एवं क्रियात्मक शुद्धता बीज ऊज कहलाती है। इंपोर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद मैं बात करता हूं समुच्चय खेती क्या है। समुच्चय खेती आप जानते ही हो, जैसे ये पहाड़ है तो पहाड़ों पर ढलान के विपरीत की जाने वाली खेती क्या कहलाती है? समुच्चय खेती। उसके बाद मैं बात करता हूं मृदा क्षरण क्या है। तो मृदा के कणों का अपने मूल स्थान से हटकर अन्य स्थान पर जाना क्या कहलाता है दोस्तों? मृदा क्षरण कहलाता है। उसके बाद मैं बात करता हूं दोस्तों, सुषुप्तावस्था किसे कहते हैं? तो सुषुप्तावस्था की परिभाषा आपके जो हो जाएगी कि बीजों को उपयुक्त वातावरणीय दशाएं मिलने पर भी बीजों का अंकुरित न हो पाना, वो क्या कहलाएगा दोस्तों? सुषुप्तावस्था कहलाएगी। उसके बाद मैं बात करता हूं दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका, पृथक्करण दूरी क्या है? तो पृथक्करण दूरी इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। पृथक्करण दूरी की परिभाषा हो जाएगी, किन्हीं दो किस्मों के मध्य, किन्हीं दो किस्मों के मध्य आनुवांशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए, आनुवांशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए हेतु जो दूरी है वो क्या कहलाती है दोस्तों? पृथक्करण दूरी। नेक्स्ट प्रश्न मल्चिंग, फेमस प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा गया है, हर बार आता है कि फसलों को घास फूस या पॉलीथीन से ढकना ही क्या कहलाता है? मल्चिंग कहलाता है दोस्तों। मल्चिंग का मुख्य उद्देश्य दोस्तों नमी संरक्षण होता है, लेकिन यहाँ मृदा क्षरण के बारे में इस पार्ट में दे रखा है, तो यहाँ मल्चिंग का उद्देश्य मृदा क्षरण को रोकना है, जबकि मल्चिंग का मुख्य उद्देश्य होता है नमी संरक्षण। नमी संरक्षण पिछले साल भी ये खालिस्तान में पूछा गया प्रश्न है, इस साल भी आ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न में बात करता हूं दोस्तों, मृदा उत्पादकता किसे कहते हैं? मृदा उत्पादकता किसे कहते हैं? तो मृदा उत्पादकता और मृदा उर्वरता दो चीजें दे रखी हैं आपके यहाँ। मृदा उर्वरता तो क्या होती है? मृदा उर्वरता होती है कि मिट्टी की पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराने की क्षमता, मृदा की पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराने की क्षमता। जबकि मृदा उत्पादकता क्या होती है दोस्तों? मृदा की प्रति हेक्टेयर पैदावार देने की क्षमता। मृदा की प्रति हेक्टेयर पैदावार देने की क्षमता क्या कहलाती है दोस्तों? मृदा उत्पादकता कहलाती है।
उसके बाद नवा प्रश्न जो है हमारा, आधार बीज पर किस रंग का टैग होता है। तो मैंने टैगों को आपको प्रारंभ में ही जो है समझा दिया था, एक ट्रिक भी थी। पंजीकृत पर तो कौन सा हो जाएगा, पीला हो जाएगा, आधार पर हो जाएगा दोस्तों सफ़ेद रंग का टैग, सफ़ेद। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूं सीड इंडेक्स या बीज सूचकांक किसे कहते हैं, तो 100 बीजों का जो भार है, 100 बीजों का भार वो बीज सूचकांक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपके जो हैं अति लघुरात्मक प्रश्न जो मैंने डाल रखे हैं, एक एक नंबर के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आगे मैं बात करता हूं जो आपके 1.5 नंबर का एक और प्रश्न आने वाला है, क्वेश्चन 1 इंटू 1.5 मार्क्स। और ये आने वाला है दोस्तों आपके कौन सा, लघुत्तरात्मक प्रश्न। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, मैंने यहाँ 7 प्रश्न डाल रखे हैं दोस्तों जो कि इंपोर्टेंट हैं। सबसे पहले मैं बात करूं मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता में अंतर लिखिए, इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको परिभाषा बताई थी, मृदा उर्वरता क्या कहलाती है, किसी भी मिट्टी की पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराने की क्षमता मृदा उर्वरता होती है। जबकि प्रति हेक्टेयर मिट्टी की पैदावार देने की क्षमता मृदा उत्पादकता होती है। दोस्तों मृदा उर्वरता को दोस्तों हमेशा प्रतिशत में मापा जाता है, जबकि मृदा उत्पादकता को हमेशा क्विंटल में मापते हैं। मृदा उर्वरता की जांच दोस्तों खेत में की जा सकती है, लैब में की जा सकती है, लैब में, क्योंकि मृदा को लैब में ले जाना संभव है। जबकि मृदा उत्पादकता की जांच दोस्तों खेत में की जा सकती है, क्योंकि इतने सारे उत्पादन को लैब में ले जाना कठिन है। दूसरे प्रश्न की दोस्तों मैं बात करूं तो दूसरा प्रश्न है सस्य विज्ञान तथा इसके क्षेत्र लिखो। तो सस्य विज्ञान की दोस्तों जो है परिभाषा है, एग्रोनॉमी से इंग्लिश में कहा जाता है, इसकी परिभाषा है कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन के साथ साथ मृदा प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है, मृदा प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है। इसके क्षेत्र हैं दोस्तों रोजगार में, उद्योग में, व्यापार में यानी कि व्यवसाय में, नियोजन में, बहुत सारे दोस्तों कृषि विज्ञान के जो है क्षेत्र हैं। ये आपका 1.5 नंबर का ऐसा एक प्रश्न आ सकता है। उसके बाद मैं बात करूं दोस्तों तीसरे प्रश्न की, मृदा संरक्षण क्या है, रोकने के उपाय लिखिए। तो दोस्तों मृदा के कटाव या बहाव को रोकना ही क्या कहलाता है, मृदा संरक्षण कहलाता है। या मिट्टी के अपने मूल स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर पहुंचने की प्रक्रिया को रोकना क्या कहलाएगा, मृदा संरक्षण कहलाएगा। इसको रोकने के बहुत सारे उपाय हैं, जैसे आप मल्चिंग कर सकते हैं, मल्चिंग, भूपरिष्करण कर सकते हैं, भूपरिष्करण, वृक्षारोपण कर सकते हैं, वृक्षारोपण कर सकते हैं। चौथा समुच्चय खेती कर सकते हैं, समुच्चय खेती कर सकते हैं इत्यादि जो है वो हम मृदा संरक्षण रोकने के उपाय अपना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूँ कि बीज क्या है, बीज के प्रकार लिखिए। तो मैंने आपको बता दिया है कि निषेचित अंडाशय को क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। और इसके प्रकार मैंने आपको बता दिए थे, पहला मूल केंद्रक, दूसरा प्रजनक, तीसरा आधार, पंजीकृत और प्रमाणित। ये आपके बीजों के प्रकार हैं। टैग मैंने बता ही दिए थे, मूल केंद्रक पर कोई नहीं होता, पीला, सफ़ेद, बैंगनी, नीला। ट्रिक याद रखना दोस्तों, पासवानी सबसे सिंपल है। उसके बाद मैं बात करता हूँ सुषुप्त अवस्था क्या है, इसके प्रकार लिखिए। तो बीजों को उपयुक्त वातावरण मिलने के बाद भी या उपयुक्त दशाएं मिलने के बाद भी बीजों का अंकुरित न हो पाना सुषुप्त अवस्था होती है। इसके दोस्तों 3 प्रकार हैं। पहला है प्राथमिक सुषुप्त अवस्था, दूसरा द्वितीयक सुषुप्त अवस्था और तीसरी है दोस्तों बलकृत सुषुप्त अवस्था। उसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूँ नेक्स्ट प्रश्न की,
जल द्वारा मृदा क्षरण की अवस्थाएं लिखिए। तो जल द्वारा मृदा क्षरण की अवस्थाएं हैं, पहली हो जाएगी आपकी बौछार, दूसरी हो जाएगी आपकी परत, तीसरी हो जाएगी दोस्तों आपकी रेल, और चौथी हो जाएगी दोस्तों आपकी गली या अवनालिका। दोस्तों बौछार में मृदा कण, जो वर्षा की बूंदें जो धरातल पर गिरती हैं उससे मृदा के कण इधर उधर उछलते हैं। परत में उपजाऊ मिट्टी का ह्रास होता है, इसे किसान की मृत्यु भी कहा जाता है। रेल में खेत में छोटी छोटी नालियां बन जाती हैं जिन्हें कृषि क्रियाओं द्वारा सुधारा जा सकता है। और अवनालिका में खेत में बड़ी बड़ी नालियां बन जाती हैं जिन्हें कृषि क्रियाओं द्वारा नहीं सुधारा जा सकता। उसके बाद मैं दोस्तों बात करूं कृषि उत्पादन में सस्य विज्ञान का महत्व लिखिए। तो कृषि उत्पादन में सस्य विज्ञान का अत्यधिक महत्व है। कैसे है? कृषि उत्पादन से देखो हमारे बहुत सारे उद्योग हैं, उद्योग जैसे रेशा उद्योग, तो जूट से रेशे में काम किया जाता है। चीनी मिल, तो गन्ने से चीनी मिल में गन्ने को भेजा जाता है, जिससे कि, और कृषि उत्पादन का सस्य विज्ञान में और भी महत्व है। रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, खाद्यान्न की पूर्ति होती है, खाद्यान्न की पूर्ति, सस्य विज्ञान से वस्त्रों की पूर्ति होती है, वस्त्र उद्योग इत्यादि जो है सस्य विज्ञान के महत्व हैं। तो ये हैं आपके दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आपके वस्तुनिष्ठ, अति लघुरात्मक और लघुरात्मक जो प्रश्न हैं। आगे दोस्तों मैं लेके आऊँगा आपको चैप्टर 2 जो आपकी जैविक खेती है उसके प्रश्न। तो मिलते हैं दोस्तों कल अगली वीडियो में। धन्यवाद।